वेलकम टू अगले पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक के। तो फर्स्ट अध्याय हम लोग पढ़ लिए हैं, सेकंड अध्याय हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो रहा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो कल्पना कर सकते हैं कैसी दिखती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ठीक है, पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप चित्र बोल रहा है 2.1 में देखने। और ग्लोब विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें वे हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का क्या पहिया लट्टू में घूमता है। ठीक है, ये सब क्या पढ़ना है यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखेंगे कि सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है और अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर और पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। लेकिन याद रखने के लिए दोनों का एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। अगर ये अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा को बिग ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी की पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों पर तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है और अक्षांशों को अंश को मापा जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है। अतः इसका माप होगा 360 अंश 1/4 यानी 90। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त की दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उनकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिणी भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी अक्षर से उत्तरी और दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो दोनों का एक अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त 20 डिग्री अंश पर, उत्तर में एक बेलो हॉरिजेंटो विषुवत वृत्त 20 डिग्री अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में देखने बोल रहा है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश है ये। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। दक्षिण अतिरिक्त चारों महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। ये अच्छा से एक बार पढ़ लेना है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एक मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर से सिर के ठीक ऊपर, इसलिए इस क्षेत्र के सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये तथा ऊष्मा कटिबंध कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है इसको। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है।
इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और ये उत्तरी गोलार्ध उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव में बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं होती, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। ये एक बार अच्छा से देखना। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश में अतिरिक्त कुछ और जानकारियां आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एक हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप की एक अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ में रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर इन स्थानों पर दूरी कितनी है। इन संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय याम उत्तर कहा जाता है तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर लंबाई से समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच तथा ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। यह यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा इसे हम 180 डिग्री क्या पूर्व 180 डिग्री पश्चिम पर गणना प्रमुख है। प्रमुख पूर्व से 180 डिग्री पश्चिम 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम उत्तर 180 डिग्री याम उत्तर मिलकर पृथ्वी की दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के बीच ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश पर देशांतरीय का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतरीय पर स्थित है। अब इस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। बिंदु धुबरी को सही स्थिति होगा। इसको समझने के लिए कागज़ पर एक समान दूरी बोल रहा है, ये पढ़ लो, ठीक है। और यहाँ पे प्रशांत महासागर का ये हिंद महासागर ये सब मैप है। देशांतर और समय क्या है? समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय से सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त क्या बोलता है? प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का समय अच्छा साधन है। स्थानीय समय एवं अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई लगाया जा सकता है। दोपहर में सबसे छोटी व सूर्योदय तथा सूर्यास्त में सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और अतः वे स्थान ग्रीनिच के पूर्व में उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चित्र 2.8 में देखने बोल रहा है। समय के अंतर को दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी की लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री
4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार ग्रीनिच में दोपहर 12 बजते हैं तो ग्रीनिच 15 डिग्री, क्या बोल रहा है, 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 बोल रहा है 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे, अर्थात वह दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री के मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या हो रहा है, समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरीय से होकर गुजरने वाले रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए हम यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग को होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश के मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्व 62 डिग्री 30 डिग्री पूर्व मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश के मानक समय कहा जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। बोल रहा है कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र को आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन 2 बजे अपराह्न शुरू होगा, अर्थात भारत में समय अनुसार मैच शाम में 7:30 बजे 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि तक समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? आइए चलते हैं इसके बारे में। भारत में ग्रीनिच के पूर्व 32 डिग्री और 30 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय में 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों में अपनाया गया है। पृथ्वी को 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। अभ्यास के लिए पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधी कौन कौन से हैं, अक्षांश में देशांतर रेखा क्या है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा कटिबंध क्यों प्राप्त होते हैं, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं। ये सब क्वेश्चन बनाना है, ये सब देख लो। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और भी सारा सेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस कंटेंट को लाइक करें। ठीक है, आगे और इस तरह के कंटेंट आते रहेंगे। थैंक यू।